कैसे हो दोस्तों। अचीव टारगेट विद शुभंकर पांडे चैनल में आपका स्वागत है। ये ज्योग्राफी की वर्ल्ड मैपिंग की तीसरी क्लास है जिसमें हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के विषय में पढ़ रहे थे और आज हम नॉर्थ अमेरिका के नदियों के बारे में पढ़ेंगे। पहले दिन हमने आउटर क्षेत्र पढ़ा और आउटर क्षेत्र में पढ़ने के बाद में हमने बहुत सारे पॉइंटों को देख लिया। दूसरे लेक्चर में हमने माउंटेन देखे और झीलें देखी। आज हम नदियों के बारे में देखेंगे और नदियों के बारे में देखने के बाद में जो कुछ छोटी छोटी बातें हैं उन बातों को समेटने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले आपको हमने ब्रुक्स रेंज लेकर चले गए। ब्रुक्स रेंज आप गए थे और उसके बीच में अलास्का रेंज गए थे। अलास्का और ब्रुक्स रेंज के बीच में एक नदी आपको चलती हुई दिखाई दे रही है जिसका नाम यूकॉन नदी आपको दिखी होगी। इसके बाद आप ग्रेट बियर के बाद में ग्रेट स्लेव पहुंचेंगे। स्लेव से एक नदी निकलती दिखाई दे रही होगी आपको, उसका नाम है मैकेंजी नदी, जो मैकेंजी की खाड़ी में आपको गिरते हुए दिखाई दे रही होंगी। इसी के बाद में आपने हडसन की खाड़ी देखी थी, तो हडसन की खाड़ी में आपको दो नदियां गिरती हुई दिखाई देंगी। एक का नाम है चर्चिल, दूसरे का नाम है नेल्सन। ये दो नदियां गिरती हुई दिखाई देंगी। तो आपको नदियां दिखी। इसी के बाद में जब आप सुपीरियर झील आओगे तो सुपीरियर झील जो है उसके बाद में ह्यूरॉन झील के नीचे मिशिगन के बाद में ईरे के बाद में ऑन्टेरियो। तो ऑन्टेरियो झील से आपको एक नदी निकलती दिखाई दे रही होगी जिसका नाम है सेंट लॉरेंस। ये दुनिया में सबसे ज्यादा व्यस्ततम अंतःस्थलीय जलमार्ग वाली नदी है। दुनिया में सबसे ज्यादा अंतःस्थलीय व्यापारिक मार्ग वाली नदी है सेंट लॉरेंस नदी, जो गिरती है सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। इसी के बाद में जब आप वॉशिंगटन आओगे तो वहां पर एक नदी दिखाई देगी जिसका नाम है फोटोमैक नदी। उसी के बाद में और न्यूयॉर्क आऊंगे तो न्यूयॉर्क में आपको हडसन नदी दिखाई देगी। इसी के बाद में आप फिर सुपीरियर झील के पास जाओगे तो आपको एक नदी दिखाई देगी जो दोनों मिलकर मिसिसिपी मिसोरी बन जाती है और न्यू ऑर्लियंस के पास गिरती दिखाई देती है। आपको मिसिसिपी मिसोरी नदी दिखाई दी। इसी के बाद में आप मेक्सिको और अमेरिका की जब सीमा पर आओगे तो मेक्सिको और अमेरिका की सीमा पर जब आओगे तो आपको दिखाई देगी रियो ग्रांडे नदी, जो गिरती कहां पर है, मैक्सिको की खाड़ी में। इसी के बाद में जब आप और ऊपर थोड़ा सा जाओगे तो आपको ग्रेट बेसिन दिखाई देगा। ग्रेट बेसिन दिखने के साथ में आपको वहां पर एक नदी दिखाई देगी जिसका नाम है कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी ग्रेट कैनियन बनाती गहरे गहरे गार्ज बनाती बहुत। ये कोलोराडो नदी निकलती है और ये कोलोराडो नदी कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती हुई दिखाई देगी। इसी के बाद में आप कोलंबिया के पठार पे जाओगे तो आपको वहां पर कोलंबिया नदी निकलती दिखाई देगी। वो कोलंबिया नदी जब निकलती दिखाई देंगी तो वहीं से एक और नदी निकलती दिखाई देंगी, स्नेक, नीचे से। ये दोनों मिल जाती तो नाम पड़ जाता है कोलंबिया स्नेक। तो कोलंबिया स्नेक नदी आप देखो। उसी के बाद में जब और ऊपर जाओगे तो आपको एक नदी दिखाई देगी जिसका नाम है फ्रेजर नदी, जो कनाडा में। ये हो गई नॉर्थ अमेरिका की प्राय नदियां। अब ये बात आती है कि सर अन्य इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। अन्य इंपॉर्टेंट चीजें में बात ये रहती है कि जब आपको उद्योगों को पढ़ाया जाएगा तो उद्योगों को पढ़ाने के दौरान उद्योगों को कहाँ कहाँ स्थापित किया गया है वहां पर बताने के समय में हम औद्योगिक क्षेत्रों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। पर मैं तभी भी बता दूं, आप सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, मिशिगन झील, ऑन्टेरियो झील, ईरी झील, इनके बारे में आपने पढ़ा। ये वाला जो क्षेत्र है ये सुपीरियर झील क्षेत्र कहलाता है, सुपीरियर उच्च भूमि क्षेत्र कहलाता है। तो ये जो सुपीरियर उच्च भूमि है ये लौह अयस्क के लिए अधिक फेमस है। और इसी के पास में एक शहर है जिसका नाम है पेंसिल्वेनिया, और पेंसिल्वेनिया कोयले के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और इसी कारण लोहा भी उपस्थित है, कोयला भी उपस्थित है। और यही कारण है कि शिकागो को क्षेत्र में, शिकागो आप गए होंगे, नहीं गए तो जाइएगा, शिकागो के क्षेत्र में सर्वाधिक ज्यादा इस्पात उद्योगों का विकास हुआ। और इस्पात उद्योगों का विकास होने के कारण ये जो क्षेत्र है वो परिवहन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसलिए अमेरिका के सभी स्पॉट शिकागो से जुड़े रहते हैं और शिकागो से जुड़े होने के कारण यहाँ पर मांस उद्योग का ज्यादा विकास हुआ।
क्यों? क्योंकि मांस जल्दी खराब होता है और मांस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए द्रुत गति से चलने वाले ट्रांसपोर्ट परिवहन की आवश्यकता रहती है। और ये सब सूटेबल कंडीशन कहाँ पर है? शिकागो में। आपको ये समझ में आ गया। इसी के बाद में आप अगर थोड़ा सा अपलेशियन पर्वत पर आओगे तो अपलेशियन पर्वत का जो पूर्वी क्षेत्र है वो पूर्वी क्षेत्र सीधी ढलान है, और सीधी ढलान होने के कारण यहाँ से जितनी भी नदियां निकलती है वो जलप्रपात बनाते हुए गिर निकलती, और यही कारण है कि इस जलप्रपात का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। इसलिए अपलेशियन पर्वतमाला की जो पूर्वी सीमा है उसे थंडर वॉल के रूप में भी जाना जाता है। इसी के बाद यदि मैं अन्य देशों की बात करूं तो मैक्सिको आप ध्यान में रखिएगा। मैक्सिको चांदी उत्पादन के लिए बहुत अधिक फेमस है। निकारागुआ आप याद रखिएगा। निकारागुआ वर्तमान में इसलिए फेमस है क्योंकि चाइना पनामा नहर को मतलब समाप्त करने के लिए, एक प्रकार से पनामा नहर पर निर्भरता को समाप्त करने के लिए निकारागुआ से एक नहर का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा है जो कुछ वर्षों में बन जाएगा। इसी के बाद में आप पनामा को याद रखिएगा। पनामा को इसलिए याद रखिएगा क्योंकि वर्तमान में 2 वर्ष पूर्व पनामा पेपर लीकेज हुआ था जिसके माध्यम से कर चोरी के बारे में हमें जानकारी हुई थी। ये सब चीजें हमें जानकारी, तो आप लोग पनामा, निकारागुआ, कोस्टारिका इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखिएगा। इनकी कैपिटल क्या है, इसके साथ में इनका महत्व किस लिए है, और इनकी सीमा कौन से सागर से मिलती है, पैसिफिक सागर से मिलती है या फिर अटलांटिक सागर से मिलती है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। कल हम साउथ अमेरिका के कंट्रियों के बारे में पढ़ेंगे, और कंट्रियों को पढ़ने के साथ में हम एंडीज पर्वतमाला के विषय में भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज का प्रश्न केवल इतना सा है, यूकॉन नदी किन 2 पर्वतमाला के बीच से बहती है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, मांस उत्पादन के लिए अमेरिका का कौन सा शहर फेमस है? नोट कर लिया आप लोगों ने? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट्स में लिखकर भेज दीजिएगा ताकि मैं इसको चेक कर लूं। यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो आप लाइक करिए, आप सब्सक्राइब करिए, आप शेयर भी करिए, और साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि नए मिलने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलते रहे। थैंक यू।